को भी वोट जो है कर सकते हैं। बिल्कुल। बट विनोद जी, जो बातें अभी धर्म प्रकाश जी ने की, बिल्कुल सही बातें उन्होंने उठाई है। एक सवाल यहां पर यह है कि जो 10 साल 2024 में जब होगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 साल हो जाएंगे। बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो है मुंह खड़े हुए, जिसका जवाब सरकार की तरफ नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स हो चुकी है और 2019 में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से कहा, या बीजेपी ने कहा कि भाई 5 साल कम होते हैं सारी समस्याओं के समाधान के लिए, इसलिए एक मौका और मिलना चाहिए, क्या 2024 में ये लोगों का विश्वास बना रहेगा उनके ऊपर, या विपक्ष की जो अभी तक कोई रणनीति दिखाई नहीं पड़ती है, इस वजह से डिफॉल्ट चॉइस वो बने रहेंगे? देखिए, 2019 और 2024 में थोड़ा फर्क है सिचुएशन का। पहले तो मैं एक चीज बता दूं, हिमाचल के नतीजों से एक बात और साफ होती है, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो धर्मपाल प्रकाश जी मुझे सही करेंगे। हिमाचल में जो मुद्दे थे, ओपीएस का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, सेब की पैकेजिंग में जीएसटी का मुद्दा, गैस सिलेंडर की महंगाई का मुद्दा, तो ये मुद्दे जो है, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दे स्टेट के नहीं थे, ये मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। ये केंद्र सरकार के फैसले हैं जिनको, इनका जयराम ठाकुर की सरकार से कोई लेना देना नहीं था। और जैसा कि धर्म प्रकाश जी ने शुरू में कहा, और मेरा भी फीडबैक है, मेरा अखबार वहां का सबसे बड़ा अखबार है, कि जयराम ठाकुर की पर्सनल इमेज से किसी को कोई शिकायत नहीं, और उस सरकार के कामकाज को लेकर के कोई बहुत ज्यादा नाराजगी भी नहीं थी लोगों में, लेकिन नाराजगी इन मुद्दों को लेकर के थी, और ये सारे मुद्दे केंद्र के मुद्दे हैं। तो एक तरह से ये मैंडेट जो आया हिमाचल का, ये केंद्र के खिलाफ मैंडेट है, ये भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 6 मीटिंगें की वहां पर। जी आशुतोष जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी धर्म प्रकाश जी, एक बार विनोद जी कर ले, फिर नहीं, जोड़ ले दीजिए। आप अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं धर्म प्रकाश जी का, क्योंकि थॉट प्रोसेस टूट जाता है फिर। आप विनोद जी बोले। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरह से मोदी जी ने जितनी मेहनत की, नड्डा जी उस स्टेट से आते हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप देखिए, और आज जब मोदी जी भाजपा कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे थे और नड्डा जी एड्रेस कर रहे थे, तो बड़ी सफाई से उन्होंने हिमाचल के मामले को डक कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हमारा वोट परसेंट सिर्फ 0.9% कम है, और इसलिए जो है हम हारे नहीं है चुनाव, हमारी कुछ सीटें कम रह गई हैं, हमारी सरकार, मतलब उन्होंने उस तरह से उसको ओवरलैप कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि आपने बताया कि उनका वोट परसेंटेज कम हुआ है, कांग्रेस से खाली 0.9% कम है, लेकिन जो 2017 में जो वोट परसेंट था उसमें कमी आई है, 5% से 5%, हाँ 5% कम आई। ये बात किसी ने नहीं कही, और इसको गोल कर गए वो लोग। मैंने भी सवाल ये पूछे जब मैं किसी चैनल पे था उसमें। तो मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस है कि वहां लोगों ने जो सत्ता बदली है, तो भाजपा की केंद्रीय नीतियों के खिलाफ मैंडेट दिया है, जो परेशानी तो उन्हीं से थी। एक बात, जहां तक अभी विनय जी ने कहा कि 2019 का जो नैरेटिव था वही 2024 का नैरेटिव होगा, और जहां जहां मजबूत लीडरशिप होगी वहां बीजेपी को मुश्किल होगी। 2019 में ऐसा नहीं हुआ था। 2019 में बंगाल में 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, अपेक्षा से ज्यादा। 2019 में बिहार में स्वीप किया था बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने मिलकर के, झारखंड में स्वीप किया था, जहां जहां मजबूत, दिल्ली में 7 के 7 सांसद जीते थे बीजेपी ने, जबकि दिल्ली में बहुत स्ट्रांग लीडरशिप अरविंद केजरीवाल की थी। क्योंकि 2019 का नैरेटिव पुलवामा की घटना ने बदल दिया था। आशुतोष जी, हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं जब हम बात करते हैं। 2019 में पुलवामा की घटना और उसके बाद बालाकोट का स्ट्राइक, उसको जिस तरह से कैश कराया गया राजनीतिक रूप से, वो अद्भुत घटना है भारत की आजादी के बाद, कि किसी भी सरकार, इतना तो 1971 की लड़ाई को इंदिरा गांधी ने कभी कैश नहीं कराया किसी पॉलिटिकली, जितना, वरना तो इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस तरह से कैश कराया, पूरा शहीदों के, उनके सबके फोटो लगा करके, बैनर, उसके बैकड्रॉप में रैलियां हो रही हैं, उसके बैकड्रॉप में जो है, और अगर कोई किसी ने बालाकोट की स्ट्राइक को लेकर जरा भी किसी ने अगर सवाल पूछा तो राष्ट्रद्रोही हो गया, फौज से सवाल करते हो, सेना को सामने ला दिया गया था भाई। वो चुनाव सेना वर्सेस अपोजिशन हो गया था एक तरह से जी। तो इसलिए जो है उसका नैरेटिव ही डिफरेंट था। और वो एक बात भी सही थी, आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर ये भी था कि यार 5 साल ही मिला है टाइम, और 5 साल 70 साल, और नैरेटिव था 70 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल, तो लोग 5 साल और 70 साल की तुलना करने लगे कि यार 70 साल मौका दिया कांग्रेस को, तो जो है 5 साल जो है इनको भी दे दें, 5 साल और दे दें। तो ये दोनों चीजें क्लब की थी, और बाकी कॉम्बिनेशन और वो तो अलग चीज है। तो वो 2024 का नैरेटिव डिफरेंट होगा।
मुझे जो लगता है वो नैरेटिव इसलिए डिफरेंट होगा। विनय जी, हम कितना भी नैरेटिव से नफरत करें, लेकिन नैरेटिव से माहौल बनता है। राजनीति में नैरेटिव की भूमिका होती है। वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उससे प्रभावित होता है। हम आप तर्क कर सकते हैं कि नैरेटिव को राजनीति से माइनस कर देना चाहिए, लेकिन है वो सच्चाई है। माइनस तो बहुत चीजें कर देनी चाहिए राजनीति से, भ्रष्टाचार भी माइनस कर देना चाहिए, जोड़ तोड़ कर देना चाहिए, माइनस ब्लैक सब, लेकिन नहीं होता है वो सब, रियलिटी है उसकी। तो नैरेटिव से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। नैरेटिव ये जरूर गुजरात के चुनाव के बाद, जिस तरह अगर आपने फॉलो किया हो, जो बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हुई और जिसपे पूरा मोदी जी ने एड्रेस किया, तो 2024 का नैरेटिव ही बिल्ड कर रहे थे। वो गुजरात की जीत को पूरी तरह से रेप्लिकेट कर रहे थे कि 2024 में यही नतीजे आएंगे। सुन लीजिए सब लोग, मान लीजिए, देखिए, एक्सपर्ट भी ध्यान दे लें, लोगों का माइंड बदल गया है, नौजवान अब ये चाहते हैं, मतलब एक तरह से। और ये देखिए, ये पूरा, ये जो आज मोदी जी ने जो दिया है भाषण, ये भाषण पूरा बीजेपी के हर नेता पूरे देश में देंगे, गुजरात की विक्ट्री को आगे रख के, ये 158 सीटों को लेकर के। तो कोशिश ये की जाएगी। अब अगला नैरेटिव, इस नैरेटिव का जो काउंटर नैरेटिव कैसे बनता है, वो निर्भर करेगा कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस क्या करती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।